Jai Hind students, class 10th exercise 3.3 is going on. Question number 3 हम start करेंगे which is based on substitution method प्रतिस्थापन विधि. Question number 3. निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए. Form a pair of linear equations for the following problems and find their solutions by substitution method. Okay. Question number 3 का first part. दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है. उन्हें ज्ञात कीजिए. द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. फाइंड देम. ओके. दो पार्ट्स जो है ना, फर्स्ट और सेकंड, वो बच्चों मैं आपको अभी लाइव करके दिखाऊंगी. थर्ड से मैंने सॉल्व करके यहाँ पर रखे हुए हैं, तो अपना काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा. देखो, दो संख्याओं का अंतर 26 है, डिफरेंस है 26, यानी एक उनमें से बड़ा है और एक छोटा है. डिफरेंस पॉजिटिव है ना, तो आप यहाँ पर लिखेंगे लेट द ग्रेटर नंबर बी एक्स एंड द स्मॉलर बी वाई. ठीक है. माना बड़ी संख्या x है, बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y है. पहले तो हम ये लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन. ठीक है. प्रथम स्थिति के अनुसार. प्रथम स्थिति के अनुसार. प्रथम स्थिति क्या है कि डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26. बड़ी वाली x है, छोटी वाली y है. बड़ी में से आप छोटी को माइनस करोगे तो आपका आंसर आना चाहिए 26. ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. इसके बाद आप लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन. अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन. ठीक है. द्वितीय स्थिति के अनुसार. द्वितीय स्थिति के अनुसार. द्वितीय स्थिति ये है कि जो बड़ी वाली है ना, वो छोटी वाली से 3 गुना है, 3 टाइम्स है. देखो यहाँ पर लिखा है कि वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर. तो हमने बड़ा वाला किसको लिया है? x को. और छोटा वाला लिया है y को. बड़ा वाला छोटे वाले का 3 गुना है, तो ये इक्वल तो किसी भी कीमत पे नहीं है, लेकिन ये चाहता है कि मैं इसके इक्वल आ जाऊं. तो फिर क्या करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, तभी तो वो उसके इक्वल आ पाएगा, है कि नहीं. x इज इक्वल टू 3y. देखिए, अब ये जो है x इज इक्वल टू 3y, आप अगर चाहो तो इसको आप x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हो ना बच्चों. लेकिन हमको लगानी है प्रतिस्थापन विधि, है ना. तो प्रतिस्थापन विधि में हमको एक वेरिएबल की वैल्यू लेकर उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना होता है. तो ये पर ऑलरेडी बनी बनाई आ गई, यानी हमको तीसरी इक्वेशन बनानी नहीं पड़ी, सेकेंड इक्वेशन नहीं, थर्ड इक्वेशन का काम कर दिया. तो बस इसको ऐसे ही रहने दीजिए. अब आप यहाँ पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1. x का मान समीकरण 1 में रखने पर. ठीक है बेटा. अब ये इक्वेशन 1 में क्या है? x माइनस वाई. x की प्लेस पर रख दो 3y. x की जगह रख दिया 3y. x की जगह रख दिया 3y. 3y माइनस वाई, ऐसे, है ना, इज इक्वल टू 26. ये कितना हो गया? ये हो गया 2y इज इक्वल टू 26. तो फिर y इज इक्वल टू 26/2 यानी कि 13. तो y क्या थी? छोटी संख्या, स्मॉलर नंबर, वो तो आ गया 13. अब क्या चाहिए? बड़ा वाला. तो ये जो इक्वेशन है ना 2, यहाँ पर y की वैल्यू रख दो. ठीक है. यहाँ लिख दो आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2. यहाँ लिख देंगे हम y का मान समीकरण 2 में रखने पर.
ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13 यानी कि x इज इक्वल टू 39। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया x इज इक्वल टू 39 एंड y इज इक्वल टू 13। चेक करके देखें, 3 गुना है 13 तिया 39 और 39 माइनस 13 करके देख लो 26। तो दोनों कंडीशंस पूरी हो गई। डिफरेंस 26 होना चाहिए था और एक नंबर को दूसरे नंबर का 3 टाइम्स होना चाहिए था। तो ये क्वेश्चन 3 का फर्स्ट पार्ट बच्चों, ये फर्स्ट पार्ट था, ये कंप्लीट होता है। नाउ कम टू द पार्ट नंबर 2। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। तो ये क्या है, आपको मालूम है संपूरक कोण यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? आपको याद है, हमने पढ़ा था 9th क्लास में, जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री, तो उन्हें हम एक दूसरे का संपूरक कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर लिख लेंगे लेट द टू एंगल्स बी एक्स एंड वाई। ठीक है, माना वे दो कोण x तथा y हैं। ठीक है, x तथा y है। अब ये कैसे है? संपूरक है। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि, इंग्लिश में लिख लेंगे सिंस दे आर सप्लीमेंट्री, और हिंदी में लिखेंगे चूंकि ये या वे संपूरक हैं। तो क्या होता है, जब दो कोण संपूरक होते हैं तो उनका योग 180 डिग्री होता है। लेकिन बेटा जब हम समीकरण बनाते हैं ना, इक्वेशन, तो वहां पर ये डिग्री, सेंटीमीटर, मीटर ये सब नहीं लिखते हैं, बस 180 ही लिखेंगे। ओके, दूसरी चीज उन्होंने क्या कही, उन्होंने ये कहा कि एक एंगल दूसरे से 18 डिग्री अधिक है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। जो बड़ा है वो छोटे वाले से 18 डिग्री बड़ा है। तो यहाँ पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। ठीक है, फिर हम यहाँ लिखेंगे द्वितीय स्थिति के अनुसार। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम x को बड़ा ले लेते हैं y से। ठीक, और वो जो x है ना, वो y से कितना बड़ा बोल रहे हैं? 18 डिग्री बड़ा। तो y को अगर x के बराबर आना है तो खुद में 18 जोड़ना पड़ेगा, है ना। ये हो गई इक्वेशन 2। अब इसने भी क्या हमको हेल्प कर दी, हमको इक्वेशन 3 बनानी ही नहीं पड़ी। यहाँ पर हमको x की वैल्यू मिल गई है, इसको हम यहाँ पुट कर देंगे, है ना, सिंपल। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे putting the value of x in equation 1। तो इक्वेशन 1 है हमारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। x की जगह हम लिख देंगे y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो हो गया 2y प्लस 18 इज इक्वल टू 180। फिर हो गया 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18, 2y is equal to 166, y is equal to 166 upon 2, that is 83। ठीक है, तो छोटा वाला एंगल आ गया 83 डिग्री का। ठीक है, अब हमको चाहिए बड़ा वाला। फिर हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे putting the value of y इन इक्वेशन 2 में लिख लो। ठीक, 2 में 2 क्या है हमारी, x इज इक्वल टू वाई प्लस 18। तो x इज इक्वल टू 83 प्लस 18, 8 और 3 11, 101। ठीक है, तो हमारे आंसर्स क्या हो गए, 101 डिग्री एंड 83 डिग्री। लेकिन ये आंसर हमारा हो रहा है गलत। तो कहाँ गड़बड़ हुई है वो देखना पड़ेगा।
ये देखिए यहाँ हो गई है गड़बड़ अपने से। 180 माइनस 18 किया तो 162। देखो लाइव क्लास होती ना, आप लोग मेरे सामने बैठे होते, आप मुझे तुरंत बोल देते, नहीं मैम यहाँ मिस्टेक हो गई है 81। ठीक, अब ये 81 से ये कितना हो जाएगा 99। मैंने कहाँ से देखा, मैंने ये देखा कि 81 और 99 करने से तो वो जो पहले नंबर वैल्यू थी 83 और वो, तो उसे तो आ नहीं रहा था आंसर, है ना, लेकिन अब आ गया। ठीक है, तो अब हमारा आंसर क्या बन गया, देखो दोबारा लिखना पड़ेगा। x हमारा बन गया है 99 डिग्री और y बन गया है 81 डिग्री। ये बन गया बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं पार्ट नंबर 3 पर। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later he buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। ठीक है, ये बच्चों मैंने सॉल्व करके रख दिए, जिससे हमारा टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा। देखिए, माना एक बल्ले की कीमत x रुपए है तथा एक गेंद की कीमत y रुपए है ना। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट बी रुपीज x एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी रुपीज y। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, प्रथम स्थिति के अनुसार पहले आपने 7 बैट और 6 बॉल खरीदी, इतना आपका पैसा लग गया। दूसरी बार अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, द्वितीय स्थिति के अनुसार बेटा आपने 3 बैट और 5 बॉल खरीदी, है ना। अब की बार आपके पैसे कम लगेंगे ऑब्वियसली। अब समीकरण 1 से यहाँ पर हमने 1 ले ली फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पर हमने क्या किया, देखो 7x को यहीं रोक लिया, प्लस 6y को इधर ले आए, क्या बन गया 3800 माइनस 6y, है ना। अब ये 7 से यहाँ डिवाइड भी कर दिया। इस प्रकार जो मिली वो क्या मिली हमको, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब ये जो x का मान है हमने कहाँ से लिया, फर्स्ट में से, फिर रखेंगे कहाँ, सेकंड में। यही रूल मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में सिखाया है, उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, वहां से देख लेना। तो एक से लिया रखा दूसरे में, तो ये x आया था, इसको हमने सेकंड। अब देखो कैसे रखेंगे, 3x, तो ये रहा 3 और x की जगह पे ये आप रख दीजिए ब्रैकेट, है ना। तो 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इसके बाद 7 और 1 का बच्चों लेंगे LCM, जो कि आएगा 7। 7 को 7 से डिवाइड किया तो 1, इसको किया ये एज इट इज रहेगा। फिर 7 को 1 से डिवाइड किया, 7 को 1 से भाग दिया तो 7 आएगा, 7 पंजे 35, 35y। ठीक है, ये 7 यहाँ ले आइए। अब 11400 तो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन माइनस 18y प्लस 35y, इससे क्या आ जाएगा, प्लस 17y। और जो नीचे वाला 7 है ना, ये यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और बन जाएगा 12250। अब ये 17y ठीक है अपनी जगह पर है, ये है 12250, इसको इधर ले जाओ, ये नेगेटिव हो गया, फिर हो गया 17y इज इक्वल टू 850। सो y इज इक्वल टू 850 अपॉन 17, कैंसिल किया तो 50। y का मान, अब जो ये y का मान आया है इसको कहीं ना कहीं तो रखना है। 1 2 3 3 ऑप्शन है आपके सामने, मैंने चूज किया थर्ड, इक्वेशन 3 में रखने पर। अब चूंकि पेज पलटो ना तो पूरा डेटा चला जाता है, इसलिए मैंने इसको यहीं पर कर दिया। तो ये रही हमारी इक्वेशन 3। ये है x इज इक्वल टू, देखना ध्यान से, हाँ 3800 दिख रहा है, माइनस 6। y की जगह पर y रख दो, 50 रख दो, सॉरी y के प्लेस पर रख दिया 50 अपॉन 7। अब 6 5 30 यानी 300 हो गया, 3800 में से 300 गया तो 3500 बटे 7 किया तो 500, है ना। बैट आपको पता है बैट तो महंगा आता है, बॉल सस्ती आती है, यानी कॉस्ट ऑफ वन बैट इज रुपीज 500 एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज रुपीज 50। एक बल्ले की कीमत है 500 रुपये और एक गेंद की कीमत है 50 रुपये। इस तरह से हो गया हमारा पार्ट 3B समाप्त। आते हैं पार्ट 4 पर। बच्चों ये इम्पोर्टेंट है, आने लायक सवाल है। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के
अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered. For a distance of 10 kilometers, the charge paid is rupees 105, and for a journey of 15 kilometers, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometers? क्या होता है कि गाड़ी में आप बैठे, आपका एक फिक्स्ड चार्ज तो लगेगा, उसके बाद का किराया पर किलोमीटर के हिसाब से लगेगा। ये रूल है, ठीक है। तो आप जैसे बैठ गए और बैठते ही आपका इरादा पलट गया ज़रा सा, अरे नहीं मैं नहीं जा रहा, लेकिन वो जो फिक्स्ड है ना वो तो देना ही देना है, ठीक है। तो जो फिक्स्ड चार्जेस है वो समझो एक्स है, और जो हर किलोमीटर पे लगेंगे जैसे कि 5 रुपये प्रति किलोमीटर, 7 रुपये, 10 रुपये, जो भी उस सिटी का उस जगह का रेंट चल रहा है, फेयर चल रहा है, वो चलेगा। तो डिस्टेंस चार्जेस क्या है बेटा? रुपीज़ वाई पर किलोमीटर, 1 किलोमीटर के वाई रुपये। माना टैक्सी का नियत भाड़ा एक्स रुपये है तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा वाई रुपये है, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, प्रथम स्थिति के अनुसार वो कितना गया? 10 किलोमीटर। इस चीज़ को समझ लो बेटा, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लो। आप कितने भी किलोमीटर जाओ, आपको एक्स रुपये तो देने ही देने हैं, ठीक है। उसके बाद हर किलोमीटर के वाई रुपये लगेंगे। तुम गए 10 किलोमीटर तो 10 वाई हो गए, 1 किलोमीटर का वाई है तो 10 किलोमीटर का कितना हो गया? 10 वाई। तो नियत तो देना ही है फिक्स्ड वाला, ऊपर से 10 वाई दिया। कुल मिलाकर आपने कितने पैसे दिए उसको, टैक्सी वाले को? 105 रुपये। फर्स्ट कंडीशन रेडी हो गई, यानी उसकी कंडीशन से इक्वेशन रेडी हो गई। नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, द्वितीय स्थिति के अनुसार आपको याद है आप कितना गए थे? सॉरी यही है, यही रहा पेपर। आप गए थे बेटा 15 किलोमीटर, ठीक है, और आपने कितना किराया दिया था? 155। तो जो आपके फिक्स चार्जेस हैं वो तो एक्स हैं। आप 15 किलोमीटर और गए और फिर आपने उसको पेमेंट किया है 155 रुपये का। तो ये बन गई हमारी सेकंड कंडीशन, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। सेकंड इक्वेशन रेडी हो गई। अब आप इन दोनों में से किसी से भी एक वेरिएबल चुन लो। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ली और उसमें से x को चुन लिया। फ्रॉम इक्वेशन 1, समीकरण 1 से यहाँ से हमने x की वैल्यू ले ली 105 माइनस 10y। ये वैल्यू ली 1 से है तो रखेंगे 2 में, आपको यही सिखाया है मैंने। तो इक्वेशन 2 में रखने पर ये रही इक्वेशन 2। अब ये जो x है ना, x के प्लेस पर मैं ये रखने वाली हूँ, सिंपल, समझ गए ना। ये x की जो वैल्यू है ये हम यहाँ रख देंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। x के प्लेस पर रख देंगे 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब 15 में से 10 गया तो 5, ठीक है। 155 माइनस 105, 50, तो y आ गया बेटा 10। अब y की वैल्यू 10 आ गई, यानी हर किलोमीटर के 10 रुपये हैं। अब वो फिक्स चार्जेस और पता चल जाए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में रख दिया तो कितना आ गया? 105। ये रही इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 ये रही 105 माइनस 10 इंटू 5। इस तरह से हमने यहाँ रख दिया 10 इंटू वाई, सॉरी, तो y 10 है, रख दिया तो 5, यानी 5 रुपये तो आपको देने ही है और 10 रुपये आपको पर किलोमीटर के हिसाब से देने हैं। ये आपका आंसर। एक चीज़ उन्होंने और पूछी थी कि अगर आप 25 किलोमीटर जाओगे तो आपको कितना देना पड़ेगा, वो भी मैं यहाँ पे कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप 25 किलोमीटर जाते हो बेटा, है ना, तो एक्स तो आपको देना ही है, नियत भाड़ा तो देना ही है, उसके बाद पर किलोमीटर के वाई रुपये के हिसाब से देने हैं। तो आपका जो फिक्स चार्जेस थे वो है 5 और पर किलोमीटर वाले हैं 10, है ना। तो ये हो गया 5 प्लस 250 यानी कि 255 रुपीज़। आप 255 रुपये उस व्यक्ति को दोगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं पार्ट नंबर 5 पर। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। A fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both the numerator and denominator, it becomes 5/6.
फाइंड द फ्रैक्शन। तो सबसे पहले तो बेटा न्यूमरेटर x ले लिया, डिनोमिनेटर y ले लिया, है ना। फ्रैक्शन क्या बन गई, x अपॉन वाई। माना अंश x तथा हर y है, तो भिन्न क्या बन गई, x बटे y, है ना। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन, प्रथम स्थिति के अनुसार क्या बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं दोनों में 2 जोड़ दो, यानी अंश में भी 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो, दोनों में 2 जोड़ दो, तो आपको 9/11 मिलेगा। क्या करोगे, अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई सीखा है ना आपने, 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा और y + 2 ऊपर आ जाएगा। तो 11 को इससे किया 11 × x + 2, और ये जो y + 2 है ये यहाँ आ जाएगा, तो 9 × y + 2, है ना। अब इसको हम ओपन करेंगे, y इधर लाएंगे, 22 इधर लाएंगे और हमारी इक्वेशन 1 रेडी हो जाएगी। फिर बोल रहे हैं अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन। दूसरे में पता है उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला अब की बार दोनों में 3 जोड़ दो, ऊपर भी 3 नीचे भी 3, फिर मिलेगा 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 को यहाँ 5 को यहाँ गुणा कर दिया, तो इस तरह से आ गया। सॉल्व किया तो इक्वेशन 2। अब अपनी प्रतिस्थापन विधि पता है क्या करो, यहाँ तक तो आपने सीख लिया, इसके बाद आप खुद करो और फिर बाद में मिलान कर लेना कि सही हुआ या नहीं हुआ। चलिए मैं यहाँ पर कर रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से। ये रही समीकरण 1, ये रही, देखिए ये रही, है ना। यहाँ से मैंने 11x को यहीं रोक लिया और 9y को इधर ले गए, तो प्लस का हो गया। फिर 11 से डिवाइड भी कर दिया, ये बन गई इक्वेशन 3। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, देखो हमने ली कहाँ से थी, 1 से, रखेंगे कहाँ, 2 में, सिंपल, है ना। x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये रही समीकरण 2, ये है 6, है ना, और ये x की जगह पे ये रख दो, सीख तो गए होगे अब आप लोग, है ना। 6 और फिर ये रख दिया, -5y = -3, इसको ओपन किया, नीचे तो 11 ही रहेगा, इसको अपॉन 1 लिया, LCM 11 आएगा, इसको सॉल्व किया, 11 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह से किया तो हमको यहाँ तक हम आ गए। -y = -33 + 24, यानी कि -y = -9, माइनस से माइनस हुआ कैंसिल, y = 9। अब y की वैल्यू तो कहीं भी रख लो, 1 2 3 कहीं भी, मैंने रख ली 3 में, तो ये रही मेरी इक्वेशन 3। इसमें मैं y की वैल्यू रख रही हूँ, y कितना आया है 9, तो 9 9s are 81, ये आ जाएगा 81 -4/11, यानी 77/11 कैंसिल किया तो x आ गया 7, तो y बेटा आ गया 9 और x आ गया 7। हमारा फ्रैक्शन क्या था, x/y, यानी कि 7/9, तो फ्रैक्शन विल बी, यानी कि अतः भिन्न होगी 7/9। अब इस वीडियो का, इस क्वेश्चन का और इस प्रश्नावली का अंतिम भाग वो ये है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। उनकी वर्तमान आयु क्या है? 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? ठीक है, आज उनकी उम्र क्या क्या है? तो let the present age of Jacob be x years and the present age of his son be y years. माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। 5 years hence, 5 वर्ष बाद, 5 साल बाद क्या होगा? जैकब्स एज विल बी x + 5। अभी जैकब कितने साल का है? x साल का है ना। और 5 साल बाद वो 5 साल और बढ़ जाएगा, x + 5 हो जाएगा। अभी उसका बेटा कितने साल का है? y, उसमें भी 5 जोड़ दो, हो जाएगा y + 5। तो जैकब की आयु हो जाएगी x + 5, पुत्र की आयु होगी y + 5। दी गई स्थिति के अनुसार अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, कंडीशन ये है कि 5 साल बाद जैकब अपने पुत्र की आयु का 3 गुना हो जाएगा। तो ये जैकब है,
ये उसका पुत्र है, ठीक है। पुत्र की आयु में 3 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा जैकब के इक्वल, है ना। इसके बाद बेटा मैंने इसको ओपन किया, सॉल्व किया, मुझे मिल गई इक्वेशन 1। अब आ जाओ 5 years ago, 5 वर्ष पूर्व। 5 साल पहले हर व्यक्ति 5 साल छोटा था। जैसे कि आज मेरी जो भी एज है उसमें से 5 माइनस कर दो, आप 15 साल के हो, है ना। 5 साल पहले आप 10 साल के थे, अपनी उम्र में से 5 हटा दो। तो जैकब कितने साल का था, x माइनस 5, है ना। और बेटा कितने साल का था, y माइनस 5। कंडीशन क्या थी उस समय, उस समय जैकब अपने पुत्र का 7 गुना था, 7 टाइम्स। तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 y माइनस 5, ठीक है। इसके बाद इसको ओपन किया, सॉल्व किया, तो ये बन गई है इक्वेशन नंबर 2। ये है 1, ये है 1, ये है 2। अब आप 1 में से आगे बढ़ो। फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से ये लिया, यहाँ से मैंने x की वैल्यू ले ली है 10 + 3y। कहाँ से ली, 1 से, है ना। रखेंगे कहाँ, 2 में। सिंपल, 2 से लेते तो 1 में रख देते। तो 1 से ली है, 3 बन गई इक्वेशन, इसको रख देंगे 2 में। तो ये रही इक्वेशन 2, x माइनस 7y इज इक्वल टू -30। ये रही x की वैल्यू, ये हम यहाँ रख देंगे, ठीक है। तो x की जगह पे रख देंगे हम 10 + 3y माइनस 7y इज इक्वल टू -30। दिख रहा है, दिख रहा है ना, हाँ। तो 3y माइनस 7y कितना होगा बताओ, -4। 3 में से 4 गए, 3 में से 7 गया, तो कितना बचेगा, -4। तो अब ये हो जाएगा 10 - 4y इज इक्वल टू -30। -4y इज इक्वल टू -40। माइनस से माइनस कैंसिल, 40/4 किया तो 10, ठीक है। अब y की वैल्यू आ गई ना 10, उसका पुत्र पता चल गया 10 साल का है। जैकब के लिए क्या करो, इक्वेशन 1, 2, 3 किसी में भी रख दो। मैंने रख दी 3 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, ये रही थर्ड इक्वेशन, है ना। y की जगह रख दिया 10, 3 × 10 से हो गया 30, और 30 + 10 से हो गया 40। यानी जैकब की प्रेजेंट एज है 40 ईयर्स और उसके बेटे की प्रेजेंट एज है 10 ईयर्स। जैकब की वर्तमान आयु है 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु है 10 वर्ष। 1 सेकंड लगेगा, चेक करते हैं। अभी वो 40 और 10 ये है, 3 साल बाद, है ना, 3 साल बाद, नहीं 3 नहीं 5 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, 45। ये कितने का हो जाएगा, 15। देखो 3 गुने का रिश्ता है कि नहीं, 15 × 45, परफेक्ट, ठीक है। अब कहाँ आ जाओ आप, 5 साल पहले आ जाओ। ये 40 वाला कितने का था, जैकब कितने का था 5 साल पहले, 35 का था। आज बेटा 10 साल का है, 5 साल पहले कितने का था, 5, है ना। 7 गुना, 5 × 7 किया तो 35। 5 साल बाद 15 × 3 किया तो 45, ठीक है। यानी कि अंतर तो दोनों का समान रहता है। 40 - 10 कितना है, 30। यहाँ 45 - 15 कर लो, 30। यहाँ 35 - 5 कर लो, 30। डिफरेंस तो सब जगह सेम रहेगा, है कि नहीं। पिता अपने पुत्र से 30 साल बड़ा है तो वो 30 साल बड़ा ही रहेगा, लेकिन वो गुना गुना वाला जो है ना वो चेंज हो जाता है। पहले वो 35 और 5 के थे तो 7 गुना था, फिर वो 45 और 15 का हुए तो 3 गुना हो गया, लेकिन अंतर थोड़ा ही कम हो गया, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन को हमने हर तरह से चेक कर लिया, एकदम परफेक्ट है और करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है प्रतिस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नया मेथड लेंगे, वो भी एलिमिनेशन ही है, लेकिन वो उसका मेथड अलग है, बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, गुणांकों को बराबर करके। वो बच्चों हम लेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।